Honorable members, the House will now take up discussion on a matter of urgent public importance, inflation. I now invite the Leader of Opposition, Honorable MP Pritika Chambiar, to move the motion for discussion. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये सदन आवश्यक वस्तुओं में बढ़ती महंगाई, घर परिवारों पर बढ़ते बोझ और सरकार से व्यापक व त्वरित कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता पर गंभीर चिंतन व्यक्त करता है। अध्यक्ष महोदय, आज अनाज, सब्जियों, दालों, ईंधन और परिवहन के दामों के नाम नागरिक पर अभूतपूर्व भार डाल दिया है। विद्यार्थी, कर्मचारी, छोटे दुकानदार और परिवार सभी संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई केवल एक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जमीनी सच्चाई है। इस सदन को इस गंभीर स्थिति को स्वीकार कर ठोस समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप में प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। Honorable Member Khushbu Parekh. Honorable Chairman, ma'am, respected members of this House, a very good evening. Today in this winter session, I rise to speak on a matter that affects every Indian household, that is inflation. Ma'am, in October 2025, CPI में 0.25% तक गिर गया। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स नेगेटिविटी में चला गया। पेपर पर ये क्लियर पिक्चर देता है, पर ग्राउंड रियलिटी बताती है कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। ये क्लैरिटी भी है और कॉम्प्लेक्सिटी भी। मैम, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर्स, सबकी कॉस्ट इंडिया में तुरंत बढ़ जाती है। एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हम हैवी इंपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के टाइम पर चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई रुक गई। रशिया यूक्रेन वॉर ने एडिबल ऑयल और फ्यूल प्राइसेस को शॉक दिया। मैम, आप ही बताइए, आर वी रियली प्रिपेयर्ड फॉर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? मैम, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बदल भी दे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा कॉस्मेटिक लगता है, लेकिन क्रूड ऑयल के दाम, रुपी की वीकनेस, एक्सचेंज रेट पास थ्रू, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से ग्लोबल इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं? आंसर है नो मैम। आज हमारा यूथ लो स्किल्ड काम के लिए अब्रॉड जा रहा है। रिच पुअर गैप स्टेडीली बढ़ रहा है। हाउस होल्ड सेविंग स्क्वीज हो रही है। और मैम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा डेटा ही फ्रेगमेंटेड है। एनएसओ कुछ और नंबर देता है, आरबीआई कुछ और एनालिसिस करता है, मिनिस्ट्री कुछ और क्लेम करती है। 2011-12 के बाद 12 साल में पहली बार हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे हुआ, पर सीपीआई के वेट्स अभी तक अपडेट नहीं हुए। मीडिया में स्टैटिस्टिकल लिटरेसी लो है, गलत रिपोर्टिंग होती है और पब्लिक मिसलेड हो जाती है। मैम, पॉलिसी मेकिंग एक्यूरेट डेटा के बिना पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैं कुछ सॉल्यूशन रखती हूँ। ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्ट इंपोर्ट स्ट्रैटेजी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग, बेटर स्टेटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब से जो है इन्फ्लेशन कम किया जा सकता है और हमें हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर हो सकती है। बट मैम, इन्फ्लेशन कम दिखाया जा सकता है, लेकिन जब तक हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के लिए रेडी नहीं होते, ग्लोबल शॉक हमारी इकोनॉमी को हिला देगी। थैंक यू मैम। Honorable Member Kirti Jaiswal. Honorable Speaker, ma'am, and all. Today, I would like to speak about inflation, a topic that affects every citizen from farmers to businessmen, from students to homemaker. Inflation means an increase in prices of goods and services. Yes, inflation is a challenge not just for India but for entire world. Countries like US, UK, Brazil and European nations have seen record inflation in past few years due to global conditions like Russia-Ukraine war, COVID-19. But despite this global crisis, India has shown stability, resilience, control. Under the leadership of our ruling government, India managed inflation for better than many developed countries. While nations struggled with 8 to 12% inflation, India maintained inflation mostly between 5 to 6%, which is considered manageable for a growing economy.
The government has taken several measures to protect people from high prices. Some of these include PM Garib Kalyan Anna Yojana, providing free ration to over 80 crore citizens during COVID, and continuing support strengthening domestic production through Make in India and Atmanirbhar Bharat to reduce dependence, subsidies on fertilizers, LPG, and essential commodities to safeguard poor and middle class. Instead of short term political promises, it is forever on sustainable solutions. Became true leadership and notice just about reacting, it is about preparing nation. When the world faced record inflation, India remained a pillar of stability and we continue it. Thank you. So I Any would question like to further? ask Honorable MP Kirti Jaiswal, ma'am, you said देयर इज स्टेबिलिटी रेजिलियंस एंड कंट्रोल और भारत ने इन्फ्लेशन को बहुत ही अच्छे तरह से संभाला. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम है $2400, लेकिन जो 70% आबादी है भारत की, इट इज हमारी 70% जो बॉटम है, इट इज लिविंग अ नाइटमेयर. उनके पास ना डिजिटल एक्सेस है, ना उन लोगों के पास साफ पानी है, ना उन लोगों को 2 वक्त का खाना मिलता है. हम लोगों की ये हालत हो चुकी है भारत में कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर लोगों की बहुत कम होती जा रही है. दे आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड द बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ. ना रेंट, ना खाना, ना उन लोगों को मेडिसिन तक मिल रही हैं. आपने कहा कि आपने बहुत सारी स्कीम्स चलाई, आपने बहुत सारी सब्सिडीज चलाई. मेरा आपसे सवाल ये है कि सब्सिडीज चलाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इसका तो पहले से आंसर यही है ना कि आपकी सरकार फेल हो गई. अगर सरकार सही चलती तो कहीं भी हमें सब्सिडीज की जरूरत नहीं पड़ती. आपने बात की मेक इन इंडिया की. आपके राज को 10 साल हो गए हैं. मेक इन इंडिया में यहाँ भी मेक इन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो शेयर है जीडीपी का, ये सिर्फ 1 या 2% से ही बढ़ा है. मतलब मेक इन इंडिया के लिए भारत रेडी नहीं है और मेक इन इंडिया का कोई भी फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आया है, उसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं. आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? जो भी आपने दावे किए वो किस तरह से सच हैं और उनका एक्चुअली में क्या रिजल्ट आया है, विच इज प्रैक्टिकली विजिबल. बिकॉज यहाँ पे कोई भी विजिबिलिटी है ही नहीं जो भी आपने दावे किए हैं उस चीज की. बताइए. I give you a practical example. In recent days, Trump tax framework in US, which implement a huge tariffs, but Indian economy maintained and one of highest GDP it gained. It is of देखिए, जीडीपी की 8%. बात मत कीजिए. जीडीपी का कोई फायदा नहीं अगर हमारी 70% आबादी ही जी नहीं पा रही है, उन लोगों को बेसिक कम्युनिटीज ही नहीं मिल रही, तो जीडीपी का क्या होगा? अभी हमारी खुशबू पारिक जी, उन्होंने ऑनरेबल एमपी, उन्होंने कहा कि रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर. डिस्पैरिटीज आर राइजिंग. रिच और रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं. इस जीडीपी का फायदा सिर्फ टॉप 10% को है. व्हाट अबाउट द रेस्ट 90% पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? आप उस पे जवाब दीजिए. We are taking measures for that and it takes time. So please. Okay. Member, please conclude. Okay. So the next speaker, Honorable Member Nimish Lamian. Honorable Chairman, sir, I thank you for giving me this opportunity. I stand here today neither to blindly applaud the treasury benches nor to echo the slogans of the opposition. I stand to speak for the reality that often gets lost between these two extremes. Sir, let us look at the data. The government deserves credit where it is due. The headline inflation has come down to historic lows, 0.25% in October 2025. On paper, this is a remarkable achievement. Our GDP growth at 8.2% is indeed shining in a gloomy global economy. But, sir, I have a question. If the statistics are so comforting, why is the sentiment on the street still so anxious? There is a great disconnect in our economy today. We celebrate negative food inflation minus 5.02%, but we must ask,
At whose cost is this price stability coming? Sir, when food inflation crashes, it often means that the farmer is bleeding. If the urban consumer is happy paying less for vegetables, does the government realize that the farmer in Maharashtra or Punjab is selling his produce below cost? We cannot solve inflation by crushing our rural income. This is not stability. That is a transfer of pain from one consumer to the producer. Furthermore, sir, the average hides the specific. You quote the consumer price index CPI, but the CPI does not buy milk and medicine. The specific inflation in healthcare and education is still running high, close to 4 to 5%. A family might save 50 rupees on onions, but they're losing 500 on school fees and doctor visits. The thali may be cheaper, but the life is way more expensive. My suggestions to the government is threefold. Do not just manage prices, manage incomes. Low inflation is meaningless if unemployment remains high and purchasing power is stagnant. Stop the knee-jerk trade bans. Every time prices rise, you ban exports. This hurts our credibility as a global supplier and denies farmers their profits during good times. Look beyond the CPI. Create a cost living of index that Member, please conclude. medical costs. In conclusion, sir, let us not be seduced by the 0.25 number. Let us look at the human faces behind the decimal points, the anxious youth, the struggling farmer, and the squeezed middle class. Thank you, sir. Any points of order? Next speaker, Honorable Member Ritika Chambial. Thank you so much, ma'am. Honorable Chairman, ma'am, I would like to say the government is celebrating GDP. It is firing fireworks over the GDP, $4 trillion GDP, $4 trillion economy, fourth largest economy in the world. But the reality is that this country is getting divided. One India is celebrating fourth largest economy, but the other India is still struggling to keep their ends meet. One India is flying to Bali for vacation, but the other India is still walking on foot for 5 kilometers just for clean water. And these both Indias are very real. The truth is that $4 trillion economy in India is not a complete story. It may look very shiny and very fancy, but due to the rising inflation, the purchasing power of ordinary citizens is decreasing very rapidly. These people are not able to afford medicines, they are not able to afford vegetables and the basic amenities of life. According to Economic Survey of 2024, food inflation rose from 7.5% to 8.4% in financial year 2025. Ma'am, not only that, in November 26, 2025, RBI Deputy Governor himself stated that inflation remains unpredictable, hurting poor and middle class families. And let me tell you that in Bharat, only 70% people are bottom, 20% are the middle class, and 10% are the ones who are actually enjoying life. These 10% people are the ones who are living like Germans. These people are ordering avocado toast via Zomato. While this is the reality, not only that, in November 2022-2025, it was reported that major trade unions of Bharat protested against new labor codes and economic policies. They said there is job insecurity, there is rising cost of living, as well as they cited weaker worker protection. So my Member, please question to the conclude. government is that if GDP is rising, what is the actual use of it to the people who actually need us the most? And I will conclude my speech with one thing. Let the government celebrate this GDP, but this opposition will stand with its people until the burden is actually lifted. And we will not allow this house to forget the truth. Dhanyavad, Jai Hind. Honorable Member Sarmishta Ratta.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में उन 140 करोड़ आवाज बनकर खड़ी हूं जिन्हें इस सरकार ने बार बार कुचला है। महंगाई, वो आतंक जो हर रसोई, हर थाली, हर किराने के बदल चुकी है। जहां सब्जी, दाल, रोटी के दाम में तेजी से बढ़े, जहां एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज आसमान, नीतियां काम कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, एवं अमृतकाल है। हाँ, विकास हो रहा है जीडीपी में, लेकिन विकास उन घरों का क्यों नहीं होता जिन्होंने बेटी की पढ़ाई, बच्चों का दाल रोटी बंद कर दी, जिन्होंने बीमारी के दौरान दवाइयां छोड़ दी, बस इसलिए क्योंकि जेब खाली है। जो राहत सरकार दिखा रही है उसकी जमीन पर झलक नहीं। सरकार ने जीएसटी में कटौती और अन्य नैतिक दावे किए, लेकिन जीएसटी कटौती से जो राहत मिली है वो गरीब तबके तक पहुंचने में नाकाम रही। तो सवाल उठता है, क्या जीडीपी ग्रोथ से वो परिवार खुश है जिनकी थाली खाली है? क्या सरकारी आंकड़ों से वो राहत महसूस करे जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किलों से भर चुकी है? सरकार कहती है वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन अगर वो असली कारण होता तो हर साल, हर महीने दाम बढ़ते रहते। लेकिन इतिहास बताता है कि कभी-कभी दाम नीचे आते भी हैं। तो असली समस्या सरकार की नीतियां, उनकी दृष्टिकोण, उनकी प्राथमिकताएं हैं। माननीय महोदय, यदि ये सरकार सच में विकास की बात करना चाहती है तो ये सिर्फ जीडीपी के आंकड़े नहीं देखे, वो देखे कि भारतवासियों की थाली, जिंदगी, बचत, उनकी उम्मीद क्या बची है। आज इस विपक्ष की ओर से एक आवाज उठ रही है, उन लोगों की जिन्होंने ना सुनी जाए, ना देखा जाए, लेकिन जिया है दर्द से, संघर्ष से, हर दिन, हर घंटे। इस सदन से मेरी मांग है, भाषण नहीं, वास्तविक राहत लाओ, स्लोगन नहीं, नीति बदलाव लाओ, और चमक दमक नहीं, संवेदना, न्याय, इंसाफ लाओ। क्योंकि महंगाई सिर्फ दाम नहीं बढ़ाती, ये उम्मीद, मुश्किलों में जिया हुआ जीवन और लोगों की आवाज चुप कर देती है। धन्यवाद। Honorable Member Shivajyoti. Honorable Member Shivajyoti. Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity to speak on this magnificent hall on the very vital issue on inflation. So, ma'am, 74% of Indians unable to afford healthy diet. The household savings has plunged to 50 years low. Around 48% of households in this country are facing a financial crisis. The government total debt has risen to a straining of 176 lakh crores, and the total debt is expected to shown up to 185 lakh crore by the end of this financial year. Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2020-24 as compared to 4.9% in 2020-13 and 14. Female unemployment rate has much higher as 18.5 in June 2020-24 as compared to 7.7% in 2013 and 14. Ma'am, 37% of working women are unpaid in rural areas, as is a vital and terrific figure. Talking about, ma'am, medical inflation, 14% inflation has been rate, and the medicines which you are taking regularly, the inflation rate has been increased by 50%. Taking about civil aviation, एक डोमेस्टिक फ्लाइट का राउंड टिकट 20 से 30 गुना बढ़ा चुका है। आज आम आदमी हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में नहीं चल रहा मैडम, हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज पे चल रहा है। Taking about education, madam, 11 lakh students dropped out from the schools, which is being given by the government report. आज भारत में 47.5 स्कूल के पास कंप्यूटर फैसिलिटीज है। लॉ एंड जस्टिस में गवर्नमेंट फेल है। रेलवे में इतने सारे वैकेंसी खाली है, द गवर्नमेंट इज अनेबल टू fulfill it. And my vital question to the government that the inflation rate इतना हो रहा है, गवर्नमेंट सब ठीक है, the inflation which we are producing, which we are going, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, which we are making production,
अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो महंगाई इसमें कैसे घुसा? अगर घुस गया है इन्फ्लेशन, इसमें महंगाई हो गया है, तो पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है? किसान के पॉकेट में तो कुछ पैसा नहीं जा रहा है। तो मैडम स्पीकर, एट लास्ट आई विल गिव अ शॉर्ट शायरी बोल के आई विल कंक्लूड, इट विल नॉट स्टिक टू पॉलिटिक्स ऑल्सो। पत्ते तो झटते हैं उठाता है कोई कोई, पत्ते तो झटते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। थैंक यू। जय हिंद। ओके, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का तर्क है कि वर्तमान में उच्च मुद्रास्फीति सीधे पर सत्ता पक्ष में अधिक कम बंधक और प्राथमिकता में गड़बड़ी का परिणाम है, जिसके कारण अगर नागरिकों के लिए जीवन यापन की लागत असहनीय हो रही है। उनका मानना है कि सरकार की नीति जैसे पेट्रोल और डीजल और आवश्यक वस्तुएं पर टैक्स पलायन का रूप है, जो पूरे अपूर्ण संख्याओं को सीधे और वृद्धि में योगदान कर कीमतों का उजागर कर रहा है। सत्ता पक्ष अपने बचाव में सरकार ने 2016 में जब आरबीआई में 4% की मुद्रास्फीति बढ़ाने पर औपचारिक जनादेश दिया था। इसके बाद भी वर्षों में सीपीआई महंगाई दर 2017-18 और 18-19 में 4% के लक्ष्य के नीचे रख गया था। 2014 और वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी जब सीपीआई में लगभग 9.4 के उच्च स्तर पर थी, जिसमें पहले 5.6% की सीमा पर सफलतापूर्वक लाया गया था। 2020-21 में कोविड-19 की महामारी के कारण फूड सप्लाई चेन व्यवस्था आया, जिसमें मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। 2022-23 के रूप में यूक्रेन युद्ध और वैश्विक कमोडिटी कच्चा तेल गैस की कीमतें वृद्धि हुई, जिसके कारण फिर से बड़ी औसत 6.7% तक पहुंच गई। सरकार का तर्क है कि यदि वृद्धि मुख्य रूप से वैश्विक कारणों की से प्रेरित है। 2024-25 में विशेष रूप से अक्टूबर 2025 के आंकड़ों में खुदरा महंगाई पे 0.25% का रिकॉर्ड निचले स्तर पर आया है। सरकारी सूत्रों में इसे खाद्य कीमतों की नागरिक और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती का परिणाम है। ईंधन एवं बिजलीय क्षेत्र में महंगाई दर 1.98% पर नियंत्रित है। यह अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से आधारित प्रभावित शिक्षा भारत में लागत मुद्रास्फीति दर से अधिक है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की बढ़ती मांग और संस्थाओं में बुनियादी यस मैम कुल मुद्रास्फीति 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आने का मुख्य कारण खाद्य महंगाई और नकारात्मक होना है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है तो कल खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच मैम। I now hereby declare this discussion have been concluded. Honorable member, let us proceed to our next agenda. This House hereby constitutes a select committee on inflation management and price stabilization. Members of the committee: Aditi Gupta, Honorable Member Ritika Chambial, Honorable Member Sarmishta Datta, and Honorable Member Ankita Sani. The committee is expected to submit the report on 10th December 2025 to the Rajya Sabha Secretariat. There being no further business, the House stands adjourned until the tomorrow 7:20 p.m.